अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सप्लेन किया था आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वगैरह, उनकी एग्जांपल्स। फिर हमने देखा था रिलेटिव या नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को। मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो आपको लेक्चर अगर आपने पूरा देखा है तो आपको समझ आया होगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 टोटली बेस्ड है ऑन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये स्टूडेंट्स के लिए वबाले जान भी है। आप सब बच्चों के लिए ये मुश्किल टॉपिक भी होता है, लेकिन बच्चों जब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे, और हम इसको आप यूँ समझ लो हेडिंग्स बना के जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बल्कि मैं आपसे ये भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना अपना रजिस्टर, पेन या आपकी पेंसिल जो भी लेके बैठें, साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे इसको नोट करते जाएं, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलें बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर है क्या। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से हम इसको शुरू कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, मैसेज ऑफ डिफरेंट, चलो यहाँ पे लिख लो, आइसोटोप डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर्स। सो विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट along with, इसके अलावा भी हम इससे काम लेते हैं, along with their नेचुरल या रिलेटिव अबंडेंस। नेचुरल या मैं इसके साथ लिख देता हूँ रिलेटिव अबंडेंस। ओके, तो ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन। क्या है, इससे दो काम करते हैं। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट है, किस काम के लिए यूज होता है, मेजर द एग्जैक्ट मैसेज। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, एक तो ये एग्जैक्ट मैसेज मालूम करता है किनके, ऑब्वियसली आइसोटोप्स की हम बात करें, डिफरेंट आइसोटोप जो कि एलिमेंट के होते हैं। इसके साथ ये क्या करता है, यस, इसके साथ ये नेचुरल या जो रिलेटिव अबंडेंस है, यानी जो अबंडेंस है आइसोटोप्स की, कि कोई आइसोटोप कितना ज़्यादा पाया जाएगा या कितना कम होगा। अगर लाइक 3 आइसोटोप है नियोन के, तो आपने पढ़ा था तीनों एक जितने अबंडेंट नहीं होते। नियोन 1020 सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, 1021 सबसे कम अबंडेंट होता है, और जो 1022 है वो 8.86 या 2% होता है, तो वो कम होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, और दरमियान में कौन सा होगा, या बाकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, परसेंटेज या जिसको हम रिलेटिव या हम नेचुरल अबंडेंस कहते हैं वो। तो ये सारा कुछ हमें मालूम करके देगा। ठीक है, यानी एक तो एग्जैक्ट मैसेज भी और दूसरा अबंडेंस भी। अच्छा, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के, तो सबसे पहले जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया गया आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये 1919 में, गालिबन 1919 में इसको यूज़ किया गया था। अब ये जो एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर था ना, इसको यूज़ किया जाता था सिर्फ एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था, टू डिटरमिन एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। यानी यूँ समझ लो, ये वाला जो हमारे पास बच्चों इंस्ट्रूमेंट था ना, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इससे हम रिलेटिव अबंडेंस नहीं फाइंड करते थे। ये सिर्फ किस काम के लिए यूज़ हुआ, यस, हाँ, एटॉमिक मैसेज को मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। फिर जो इसके बाद हमने इससे थोड़ा मॉडर्न डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो था, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो था, स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे एस्टन्स, इसको हम कह सकते हैं एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, AMS। जैसे मेरा चैनल है MWS, मोहम्मद वकास सलीम, ये मेरा पूरा नाम है। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं DMS, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, इसको ना सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया गया था, और ये पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर से एडवांस था। लेकिन ये आज का जदीद मैस स्पेक्ट्रोमीटर उससे थोड़ा सा पुराना है। यानी जो हमारा आज का मॉडर्न जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं
उसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की गई, वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसको नॉर्मली हम यूज्ड व्हेन सैंपल इज इन इट्स सॉलिड स्टेट, यूज्ड व्हेन सैंपल इज इन इट्स सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। अच्छा, इसमें एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनता था फोटोग्राफिक प्लेट पे, यानी जो हमें रिजल्ट मिलता था ना, फोटोग्राफिक प्लेट आप जानते हो, वहाँ पे हमें रिजल्टेंट मिल जाता था, हम उसको देख लेते थे कि कौन सा आइसोटोप कितने मैस वाला है या उसकी अबंडेंस वगैरह कितनी है। लेकिन जो हमने जदीद मैस स्पेक्ट्रोमीटर अब बना लिया ना, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, यानी हमने वो जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उसको चेंज कर दिया आयन कलेक्टर के साथ, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम उसको चेंज कर चुके हैं, रिप्लेस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने मॉडिफिकेशन क्या की है कि हमने एम्पलीफायर भी यूज़ करना शुरू किया है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, ताकि हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारा रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो इस लिहाज से ये दोनों जो है वो हमारे हुए पुराने। तो हम मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। और जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ इसका प्रिंसिपल, वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं पहले इसका प्रिंसिपल, असूल। मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस असूल यानी कि प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल जो होता है ना उसको हम करते हैं वोलेटिलाइज्ड। वोलेटिलाइज का मतलब उसको वेपोराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग फिलामेंट से हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, ये आपने नोट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज वोलेटिलाइज्ड बाय हीटिंग फिलामेंट, बाय हीटिंग फिलामेंट। देखो हीटिंग फिलामेंट क्या होता है, जैसे हम कोई भी हॉट प्लेट लाइक अगर आप लैब में यूज़ करते हो तो उसमें भी फिलामेंट ही लगा होता है। लाइक जो आयरन है, इस्त्री, जैसे हम कपड़े अपने प्रेस करते हैं, उसमें भी तो हीटिंग फिलामेंट ही होता है ना। तो इस तरह का एक फिलामेंट होता है मॉडर्न वाला, उससे हम अपने सैंपल को करते हैं वोलेटिलाइज यानी वेपोराइज्ड। इज दैट क्लियर? तो पहला मरहला होता है वेपोराइजेशन। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल वोलेटिलाइज हो चुका है ना उसको हम करते हैं आयोनाइज्ड, ठीक है। देन सैंपल इज आयोनाइज्ड विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे, ये हम सारा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो आप सिर्फ प्रिंसिपल को नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज वोलेटिलाइज्ड बाय हीटिंग फिलामेंट, देन सैंपल इज आयोनाइज्ड with high energy beam of, with high energy beam of electrons। बच्चों अब दो काम हो चुके हैं। एक हमने सबसे पहले काम क्या किया, सैंपल को वोलेटिलाइज किया, देन हमने सैंपल को क्या किया, आयोनाइज। और जब हमें इसको एक्सप्लेन करना है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, उसमें भी यही बातें हमने करनी है। सो डोंट बी वरीड अबाउट, ये बहुत सिंपल है। सैंपल को किया वोलेटिलाइज, फिर उसको क्या किया, आयोनाइज। अब जब वो सैंपल वोलेटिलाइज हो गया, आयोनाइज हो गया, तो आयोनाइज जो होगा ना उससे पॉजिटिव आयंस बनेंगे। उन पॉजिटिव आयंस को हम एक्सेलरेट करते हैं विद नेगेटिव ग्रिड। जब वो एक्सेलरेट हो जाता है तो उसको हम सेपरेट करते हैं उन आइसोटोप्स को, क्योंकि हमने अलग अलग करने ना। अगर सैंपल के 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों को सेपरेट नहीं करेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता उनको। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट पॉजिटिव आयंस एक्सेलरेट का मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाना। आफ्टर दैट पॉजिटिव आयंस एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग नेगेटिव ग्रिड। जाहिर बात है पॉजिटिव आयंस इसमें ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो उनको फिर अट्रैक्ट करके विद नेगेटिव ग्रिड जो है वो हम स्पीड अप करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, उनको एक्सेलरेट करते हैं। एंड सेपरेटेड, और फिर उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एंड सेपरेटेड ऑन द basis of their different M/E values। तो हर आइसोटोप की ना अपनी एक मैस टू चार्ज रेशियो, M से मुराद मैस होता है, E से मुराद चार्ज होता है। हर आइसोटोप की अपनी मैस टू चार्ज रेशियो होगी। तो फिर हम उनको उनकी चार्ज टू मैस रेशियो से मैस टू चार्ज रेशियो से सेपरेट कर देंगे। और लास्ट पे हम उनको डिटेक्ट करेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी उनका ग्राफ बनेगा उसको हम देखेंगे। एट लास्ट
data is recorded in the form of ग्राफ। लास्ट में हम बना लेंगे ग्राफ जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑलराइट, तो बच्चों ये अगर आपको शॉर्ट में आ जाए ना, प्रिंसिपल लिखो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर का, तो ये आपने लिखना है सारा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जिसमें हम डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये चीज़ें फटाफट जो है वो समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो डायग्राम आपने कैसे बनानी है, लाइक यहाँ पे बोर्ड है, तो आपके सामने मैं ये सारा कुछ बनाता हूँ। मैं चाहता तो पहले भी इसको साफ सुथरा करके बना के रख लेता, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैं साथ साथ आपके सामने बनाऊंगा, रफ बने, अच्छी बने, बहुत अच्छी बने, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी बना सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखना है बनाना कैसे इसको। और ये जो हम इसकी बना रहे हैं ना, ये एक फ्लो शीट डायग्राम है, ये एक्चुअल जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डायग्राम नहीं है। ठीक है, एक फ्लो शीट के किस तरह से ये काम हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर तो ये हम बनाते हैं। तो आप यूँ इस तरह से एक लाइन लगा लोगे, उम्मीद है कि मैंने ये लाइन सीधी ही लगा ली है। ठीक है, तो ये लाइन लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है सीधा हाथ से विदाउट स्केल। इस तरह एक और ऐसे लाइन लगा लो, लग गई, बस इतना काम आपने करना। अच्छा, यहाँ से ना इसको इस तरह से ऐसे बनाएं कि इसका एक इनलेट बन जाए, जैसे इनलेट होता है ना, यानी जहाँ से हमने अपना सैंपल एंटर करवाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने यहाँ से बना लेना है इनलेट, जिधर से हम अपना सैंपल एंटर करवाएंगे। तो इधर से हमारा सैंपल जो होगा वो होगा एंटर, और इसको बच्चों हम बोलेंगे इनलेट। क्लियर? अब आपने यहाँ से अपना सैंपल एंटर करवा दिया। अब आप देखो फर्स्ट में हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज वोलाटिलाइज। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन में। अब एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम जो हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग पहली होगी बच्चों, वो होगी हमारी वोलाटिलाइजेशन। यानी अपने सैंपल को हमने करना है बच्चों वेपोराइज। ठीक है, यानी यहाँ पे ना हमारे पास एक हीटेड फिलामेंट होगा, ऐसे बना लो। तो इलेक्ट्रिक हीटेड फिलामेंट होगा, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने जोड़ा है, सो देन ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो यहाँ से जो हमारा सैंपल आएगा उसको हम कर लेंगे वोलाटिलाइज, यानी वो गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका सैंपल क्या हो गया बच्चों, यस, ये हो गया हमारे पास वोलाटिलाइज्ड। इधर से सैंपल आया है, इधर हमने उसको वोलाटिलाइज कर लिया विद हीटेड फिलामेंट। सो दिस इज बेसिकली हीटेड फिलामेंट है, या हीटिंग फिलामेंट है, हीटिंग फिलामेंट। तो ये साथ साथ मैं इसको लेबल भी कर रहा हूँ, फिलामेंट, ये ठीक हो गया। अब आपने ना दूसरे में देखो, ये काम जब हम कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे प्रेशर को हमने बहुत ही कम रखना है। और प्रेशर बच्चों यहाँ पे रखा जाता है, मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी आपने खुद से बुक से पढ़नी है, जो आपकी हेल्पिंग बुक है वहाँ पे सारी लिखी हुई है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 टॉर तक जो है ना, यहाँ पे प्रेशर को कम किया जाता है। ये प्रेशर की वैल्यू मैंने लिखी है, यानी जहाँ पे सैंपल को हमने क्या करना है, यस, जहाँ पे हमने इसको वोलाटिलाइज करना है, जहाँ पे हमने इसको वेपोराइज करना है, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको बहुत ही कम रखना है। इसकी वजह सुन लें, देखें ये बहुत ही कम प्रेशर है। वैसे नॉर्मल प्रेशर होता है 760 टॉर, तो ये 1 टॉर भी नहीं है, 1 टॉर से भी 0.00001 टॉर बनेगा। ओके, ये इससे भी कम। तो इतना कम प्रेशर हम इसलिए रखते हैं ताकि जो हवा है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, वो ना हो। क्योंकि जब एयर होगी तो एयर में गैसेज हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज और भी होती हैं जो ट्रेस अमाउंट में होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो हम सैंपल यहाँ पे, लेट्स सपोज हमने नियॉन सैंपल लिया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सैंपल को कोई डिस्टर्बेंस हो अंदर, सिर्फ हम अपने सैंपल को देखें, अपने सैंपल की बात करें, इसलिए प्रेशर को इतना कम किया जाता है। आई रियली होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब क्या होता है, अब जैसे ये काम होगा तो दूसरे नंबर पे देखो, पहले तो हमने वोलाटिलाइज कर लिया सैंपल को, यस। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाएंगे। ये देखें, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सपोज यहाँ से ना हमने, ये हमारे पास हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगी, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये एटम है,
ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे उसके शेल हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेट्स सपोज ये नियॉन है, तो नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब क्या होगा, जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, आके एटम्स से टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ये चांस होता है ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये नॉकआउट हो गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, इस एक इलेक्ट्रॉन से टकराया और 2 इलेक्ट्रॉन बन के निकल गए। तो मुझे बताओ जो आपका नियॉन एटम होगा, अब इस पर चार्ज कौन सा बच जाएगा? वेरी गुड। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इस जगह पे। तो फिर क्या होगा, इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होने से यहाँ पे पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब नियॉन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव आयंस बना देता हूँ। वैसे ये आयंस बहुत ज़्यादा होंगे तादाद में, बिलियन इनकी तादाद बिलियन और ट्रिलियन होगी, ठीक है। लेकिन मैंने 3 इसलिए बनाए क्योंकि 3 तरह के होंगे। एक नियॉन का आइसोटोप 20 मास नंबर वाला होता है, एक 21 वाला और एक 22 वाला। तो यूँ मैंने इस तरह 3 बना दिए। अच्छा, एक और बात बच्चों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना सिर्फ पॉजिटिव आयंस नहीं बनते, यहाँ पे नेगेटिव आयंस भी बनने के चांस होते हैं, लेकिन बहुत कम। और यहाँ पे रेडिकल्स बनने के भी चांस होते हैं। रेडिकल समझते हो, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे जो आयंस बनते हैं, इन केस ऑफ खास तौर पे जिसकी हम बात करें नियॉन, तो ये पॉजिटिव होते हैं। अगर बाकी कुछ बन रहा है तो उसके लिए हमारे पास फिल्टर होते हैं या एब्जॉर्बर होते हैं, तो उनको हम वहाँ से रिमूव कर देते होते हैं। तो ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि पॉजिटिव आयंस के अलावा भी आयंस जो हैं वो बनना पॉसिबल होते हैं। तो बच्चों मुझे पूरी यकीन है, बल्कि उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, ठीक है, उल्टा बोल दिया। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो हमारा काम वो मैं बता चुका हूँ आपको, वो क्या है, हमने किया है आयोनाइज। तो आयोनाइजेशन की है। तो आयोनाइजेशन में हमने क्या यूज़ किए, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हमने क्या यूज़ की, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो 2 काम हमारे हो चुके हैं, हमने सैंपल को वोलेटिलाइज किया और आयोनाइज किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जी बच्चों, अब 2 काम हम कर चुके हैं, वोलेटिलाइजेशन भी कर चुके हैं और आयोनाइजेशन भी कर चुके हैं। बताओ अब क्या करना है? हाँ, क्या करना है सर आप बताएं। पॉजिटिव आयंस को करना है क्या, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कैसे होंगे, हम ना यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रिड यूज़ करेंगे। क्या बच्चों, ऐसी ग्रिड यूज़ करेंगे, ऐसी जाली यूज़ करेंगे जिस पे हमने चार्ज देना है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे ना एक बच्चों का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आपके जहन में भी वो आएगा। ये हमने एक गॉज यानी कि ग्रिड नेगेटिव वाली यूज़ करनी है। ये नेगेटिव इसलिए यूज़ करेंगे, आप सब जानते हो यहाँ पे जो आयंस बने हैं वो बने हैं पॉजिटिव। तो उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन देने के लिए, उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव ग्रिड। वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे आयंस जो हैं वो ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगे। यानी ये आयंस इस तरफ जो जाएंगे, जो आइसोटोप से बने हैं, ये ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। ओके, बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो आयंस हैं इसके साथ चुंबड़ क्यों नहीं जाते मीन इसके साथ वो जुड़ क्यों नहीं जाते, एब्जॉर्ब क्यों नहीं जाते? ये अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो बेटा जुड़ते भी हैं, ये नहीं है कि इसके साथ वो लगते नहीं होंगे, बिल्कुल इससे टकराते होंगे, लेकिन इसके अंदर होल्स भी हैं, तो उसमें से गुजर भी जाते होंगे ना इतनी स्पीड के साथ, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाते होंगे इसके साथ, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली इसमें से वो गुजर जाते हैं और आगे चले जाते हैं। अब ये जो आयंस यहाँ से गुजर जाते हैं ना, ये सारे जो भी हमारे पास हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ मैं आपको अभी लिखने लगा था, तीसरे नंबर पे हमने की है एक्सेलरेशन। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सेलरेशन, आई होप कि मैंने ये स्पेलिंग ठीक लिख दी है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में हमने इस नेगेटिव ग्रिड को ना 500 से लेके 2000 जो है वो वोल्टेज अप्लाई किए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है इस नेगेटिव ग्रिड को। तो यहाँ आप इसको बता सकते हो कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, वोल्टेज वो हैं 500 से लेके 2000 तक। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयंस है ये एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये हर जगह स्कैटर्ड है। तो यहाँ बच्चों हम यूज़ करेंगे स्लिट्स। हाँ, स्लिट्स यूज़ करेंगे। अब ये स्लिट्स का क्या काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये अब हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है काम, ठीक है जी। तकरीबन 8-10 मिनट और लगेंगे हमें।
तो यहाँ पे हमने यूज़ की हैं स्लिट्स, ये 2 स्लिट्स हैं। अब स्लिट्स का काम क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ना छोटा सा होल होता है यहाँ, पिन होल। अब क्या होगा, अब ये जो आयन जितनी जगह पे स्कैटर्ड है, कोई इधर फैला हुआ है कोई इधर, तो इनको हमने एक डायरेक्शन में लेके आना है, इनको सुधारना है, इनकी बीम बनानी है। तो इसलिए अब ये जो बाकी इधर उधर होंगे आवारा, ठीक है, आवारा नहीं होना, नहीं तो आपके लिए भी मुश्किलात होंगी इस क्लास में, इंटर क्लास में। तो यहाँ से ये अब सीधे गुजरेंगे, तो यहाँ से एक बीम बन जाएगी इन आयंस की। हाँ, असल काम अब आएगा, जो हमने सेपरेशन करनी है ना मास स्पेक्ट्रोमीटर में, असल काम ये होता है। तो 4th पॉइंट इज, मुझे ये भी उम्मीद है कि ये तो बहुत सिंपल सा था, स्लिट के बारे में आप नहीं लिखोगे, वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये स्लिट्स हैं, ठीक है, ये हमने यूज़ की हैं। और ये हमारी क्या थी, नेगेटिव ग्रिड, दिस इज नेगेटिव ग्रिड, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो अब क्या होगा, हाँ अब असल काम शुरू होगा, और वो होगा डिफ्लेक्शन, यानी सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। और यूं भी कह लो कि यहाँ पे हम क्या करें, सेपरेशन कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब ये किस बेस पे होगी, यस, ये जानना हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्लेक्शन में हम सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट m/e वैल्यूज ऑफ आइसोटोप्स। और ये जो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना बच्चों, वो होगा m/e इज इक्वल टू h² r²/2e। अब इसके बारे में देखें, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में हम लिखते हैं। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारे पास m/e है ना, दैट इज मास टू चार्ज रेशो, मास टू चार्ज रेशो। देखो m से मुराद मैस है, जो आपका आइसोटोप होगा, जो इसके अंदर होगा, और जो e है वो उसके ऊपर चार्ज है, जैसे यहाँ पे +1 चार्ज है, तो ये इसका चार्ज है। अब जो यहाँ पे h है ना बच्चों, ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, मैं बताता हूँ अभी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास। और जो E है ना, ये है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो R है हमारे पास, ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो यहाँ पे आइसोटोप बनाएगा। मैं पहले इसको ना एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, देखो फिर हम इस पे बात करते हैं, रेडियस पे। इस तरह आपके पास ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, तो होगा क्या, ऐसे यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर आइसोटोप इस तरह जा रहे हैं ना, मतलब ये उनकी बीम जा रही है आइसोटोप की, तो ये इसके ऊपर और नीचे होगा, तो इसके अंदर से यूँ आइसोटोप्स जो हैं वो गुजर के जा रहे होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसको हम कहते हैं, परपेंडिकुलर ये फॉर्म में यूज़ होगा। तो ये तो आगे हमारे पास आइसोटोप्स इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया होगा, ये इस तरह ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से ना, यहाँ से आइसोटोप सर्कुलेट करेंगे, ये एक रेडियस बनाते हुए यहाँ से गुजरेंगे, डिफ्लेक्शन होगी, मुड़ेंगे। कैसे मुड़ेंगे, इस पे सारी बात करते हैं। तो ये जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, कितना ज़्यादा घूमेगा कोई आइसोटोप, कोई कितना कम घूमेगा, वो R होगा उनका, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो आइसोटोप गुजरते हुए बनाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसी बेस पे ना आइसोटोप्स की सेपरेशन होती है। तो यहाँ तक मुझे अगेन आई एक्सपेक्ट कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इस फार्मूले को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, और कैसे ये वर्कआउट करता है और कैसे सेपरेशन होती है, ये अभी हम देखते हैं साथ। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट है इसमें जो समझना है आपने, ध्यान से अब ज़रा बैठें आप। देखो आपके पास जो m/e वैल्यू है ना, m/e वैल्यू मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये डायरेक्टली रिलेट करेगी किसके साथ, रेडियस के साथ। इसका मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, m/e जो वैल्यू है ये डायरेक्टली रिलेट करिए किसके साथ, रेडियस के साथ। इसका मतलब जिस आइसोटोप का ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा उसकी m/e वैल्यू ज़्यादा होगी, या अल्टीमेटली उसका मैस ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो एंड पे हमारे पास यहाँ पे आयन कलेक्टर लगा होगा, आयन कलेक्टर। अब जो आइसोटोप ज़्यादा बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के इधर फॉल करेगा ना,
उसका मैच जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, 20, 21 और 22। तो जो बच्चों आइसोटोप ज़्यादा घूम के ज़्यादा देर बाद आके गिरेगा ना, वो 22 वाला होगा। उसकी m/e वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स वो ज़्यादा फासला तय करके आएगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एक तो ये बात याद रखें। अच्छा, अब हम रेडियस को ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे, जो हमारे पास रेडियस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो मैथ्स में दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हो ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, बॉयज़ लॉ आपने बड़े मैट्रिक में पढ़ा होगा, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू K, अगर आपको याद हो। अब देखो ये प्रेशर और वॉल्यूम ज़रब हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या बना? एग्जैक्टली इन्वर्स बना ना। तो यहाँ पे भी देखो H और R आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये किसी कांस्टेंट m/e के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हर आइसोटोप की। तो इट मीन्स दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करेंगे, है ना, तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। आखिरी बात करता हूँ इस फार्मूले को लेके। देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका और रेडियस का बताओ क्या रिलेशन बनेगा? नहीं पता चला सर, हमें नहीं पता चल रहा क्या बनेगा। देखो चार्ल्स लॉ पढ़ा है आपने, उसमें हम कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो V/T इज इक्वल टू K, ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अब देखो V और T आपस में डिवाइड हो रहे हैं और किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट। इसी तरह R और E ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल भी हैं, तो इट मींस इन दोनों का आपस में रिलेशन बच्चों क्या होगा? यस, वेरी वेल डन, डायरेक्ट रिलेशन होगा। इट मींस यहां पे R को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा लें, तो वैल्यू ऑफ R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी इनहांस्ड, कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था हमारे पास। तो इस तरह हमने आइसोटोप्स को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट m/e वैल्यूज। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज, बल्कि दो हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट, ठीक है। इसमें जो सेकंड लास्ट है बच्चों वो है 5वां पॉइंट, और वो है आपके पास आयन कलेक्टर। क्या है? आयन कलेक्टर। अब आयन कलेक्टर का काम क्या होता है इसको समझिए। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आयन कलेक्टर क्या होता है। तो आयन कलेक्टर एक डिवाइस है जो बेसिकली जो आइसोटोप्स आके गिर रहे हैं ना इस पे डिवाइस के ऊपर, डिटेक्टर के ऊपर, ये क्या करती है? ये डिवाइस उस आइसोटोप्स की इंटेंसिटी को करंट में चेंज कर देती है। ये एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है, जब आइसोटोप ज़्यादा आगे फॉल करेंगे ना इस डिवाइस के ऊपर, आयन कलेक्टर के ऊपर, तो ये ज़्यादा करंट जो है वो शो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमें डाटा किस फॉर्म में देगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब एक तो इस फॉर्म में हमें डाटा मिल जाएगा, इसको आपने बुक से सर्च करना है कि आयन कलेक्टर क्या होता है। एक डिवाइस है जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो की वैल्यू देती है जब आइसोटोप्स की इंटेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है आइसोटोप्स की तो फिर ये करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, अगर इंटेंसिटी कम है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी। और फिर यहाँ पे एक एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, मैंने आपको शुरू में बताया भी था एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर का काम क्या होता है? अगर करंट बहुत ही माइन्यूट है तो एम्पलीफायर उसको ज़्यादा करके दिखाता है ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजरमेंट कर सकें। तो ये बच्चों होता है आयन कलेक्टर। अब लास्ट है हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ, तो उसको देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो ये तो बेसिकली डिटरमिन है ना कि मास या उनकी अबंडेंस कैसे डिटरमिन करनी है। फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि कैसे हम सेपरेशन कर सकते हैं आइसोटोप्स की, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ ही। जी बच्चों, आखिरी हमारे पास है यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ। अब स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? हम ना जो ये सारा काम करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ना, इसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है ऑटोमेटिकली,
उसकी स्क्रीन पे ना हमें एक ग्राफ शो होता है, उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब उस ग्राफ में दो, आपको पता है ग्राफ में 2 ही एक्सेस होते हैं। अब जो स्पेक्ट्रोग्राफ यहाँ पे बनेगा उसमें भी 2 एक्सेस होंगे, ठीक है। अब एक हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, यू वेरी वेल नो अबाउट दिस ग्राफ, 2 एक्सेस पे बनता है कार्टेशियन प्लेन एक्सेस पे, और ये हमारे पास यहाँ पे होता है वाई एक्सेस। तो जो हमारे पास एक्स एक्सेस है ना, यहाँ पे हम लेते होते हैं मैस नंबर, सॉरी ये पॉइंटर मुझसे नीचे गिर गया। जो हमारे पास एक्स एक्सेस होता है ना, इसमें हम लेते होते हैं मैस नंबर। तो लाइक यहाँ पे अगर मैस नंबर 20 है, चूँकि हम नियॉन की बात करें, यहाँ पे 21 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 22। तो एक्स एक्सेस पे हम मैस नंबर, और जो वाई एक्सेस होता है इस पे हम परसेंटेज या जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो लेते हैं। यानी लाइक यहाँ पे 100% अबंडेंस है, तो यहाँ पे होती है परसेंटेज अबंडेंस ऑन वाई एक्सेस, और जो हमारे पास एक्स एक्सेस होता है यहाँ पे हम लेते हैं क्या भला, यस मैस नंबर, ये हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और इधर हम क्या ले रहे होते हैं, परसेंटेज, या हम इसको नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं, ये हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। अब होता क्या है, जब ये सारा काम हो चुका होता है तो अल्टीमेटली जो डिटेक्टर होता है, आयन कलेक्टर होता है, वो हमें डाटा प्रोवाइड करता है ऑन स्क्रीन। अब जो आइसोटोप ज़्यादा अबंडेंट होता है ना, उसकी पीक भी ज़्यादा बड़ी बनती है। अब जो 20 वाला आइसोटोप है, देखो अगर ये ज़्यादा अबंडेंट होगा, ये ज़्यादा इसकी जो है वो परसेंटेज होगी, तो ये लंबी पीक बनेगी, और अगर ये कम अबंडेंट है तो इसकी कम पीक बनेगी, और इसकी पीक तकरीबन इतनी सी बनेगी। इसका मतलब ये 90.92% अबंडेंट था, ये 0.26 था, और ये 8.86% अबंडेंट था। तो ये ग्राफ से हमें सारा डाटा जो है वो मिल जाता है कि कौन सा आइसोटोप कितना अबंडेंट है और कितना कम अबंडेंट है, और यहाँ वाई एक्स एक्सेस पे हमें उनके मैस नंबर पता चल रहे होते हैं। तो यूँ हम 2 काम करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर से, एक मैस फाइंड करते हैं आइसोटोप्स के एग्जैक्ट, और दूसरा उनकी नेचुरल अबंडेंस, और ये सारा तरीका आपके सामने अभी मैंने लिखा हुआ है। आखिर में हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ। तो सर अभी भी तो आपने आइसोटोप्स की सेपरेशन की है। नहीं बच्चों, ये जो हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा ना, ये बेसिकली हमने आइसोटोप को सेपरेट तो किया है, लेकिन सिर्फ उनको स्टडी करने के लिए। अब हम एक्चुअल में चाहते हैं कि नियॉन 20, 21 और 22 को हम अलग अलग करें, सैंपल से इनको अलग अलग करें। तो इसके लिए हमारे पास फिजिकल मैथड्स हैं, याद रहे क्या है बच्चों, यस वी हैव फिजिकल मैथड्स। व्हाई वी डोंट हैव केमिकल मैथड्स? हाँ, वो केमिकल मैथड इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि हम ना जब आइसोटोप्स को पढ़ते हैं तो आपको याद होगा आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम किस बेस पे कर पाएंगे? यस, फिजिकल मैथड्स की बेस पे। अब ये कौन कौन से मैथड हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो मैथड होता है हमारे पास वो होता है गैसियस डिफ्यूजन, ठीक है, गैसियस डिफ्यूजन। दूसरा है हमारे पास थर्मल डिफ्यूजन, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि सेपरेशन किस तरह की जाती। दूसरा है थर्मल, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये गैसियस डिफ्यूजन क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजन क्या होती है, बस सिर्फ आप इसके नाम याद रखोगे, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चर भी बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको भी थोड़ा मुश्किल होगा, पहले सर इतना मुश्किल टॉपिक है ना। तो तीसरा जो हमारे पास होगा यहाँ पे वो होता है डिस्टिलेशन मैथड। डिस्टिलेशन से भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो चौथा मेथड है हमारे पास वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। पांचवा हमारे पास मेथड होता है, यस, पांचवा हमारे पास मेथड होता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा नीचे चला गया। और छठा है वो है लेज़र सेपरेशन। तो यूँ ये हमारे पास वो मेथड्स हैं जिनसे हम अपने आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब एंड तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आपने थम्स अप ज़रूर देना है, यानी इसको लाइक ज़रूर कर दें। आपके दोस्तों को अगर इनकी ज़रूरत है, सहेलियों को ज़रूरत है, तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।